लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी बच्चों को हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग आज आव्यूह के बाद सारणिक पढ़ेंगे, जो आपके प्रथम बुक का पाठ नंबर 4 है। अब यहाँ पर हम लोग सारणिक के बारे में जानेंगे। सारणिक क्या है? जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, जितनी भी आव्यूह है, सभी आव्यूहों में जो वर्ग आव्यूह होता है, उन वर्ग आव्यूहों के निश्चित मान को हम लोग सारणिक कहते हैं। यानी यदि a एक वर्ग आव्यूह हो तथा a का निश्चित मान सारणिक कहलाता है। अभी तक हम लोग पिछले चैप्टर में क्या कर रहे थे? तो केवल आव्यूह में, मैट्रिक्स में नंबरों का क्रम विन्यास किया जाता था, उसको अरेंजमेंट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित मान मिलेगा। सारणी को हम लोग डेल्टा से निरूपित करते हैं और सारणी डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट डी डेट ए लिखा है। ए यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह है, तो इसको निरूपित करने का तरीका है कि दो सीधी रेखा ऐसे खींच देंगे, उसके बीच में ए को रख दिया जाए। तो ये आपका सारणी का सामान्य छोटा सा परिभाषा है। अब इसके बाद से सारणी का प्रकार की बात हम कर रहे हैं। तो सारणी के प्रकार हम लोग जनरली यहाँ पर 3 टाइप का पढ़ना है। ऐसे तो जितने भी वर्ग आव्यूह होंगे उनका सारणिक मान निकाला जा सकता है, चाहे वो n गुने n के हो, चाहे n गुने n, चाहे 10 गुने 10 का हो। लेकिन यहाँ पर जनरली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का सारणिक पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर के सारणिक में केवल एक ही एलिमेंट होगा और इसका जो मान होगा वही केवल a होता है। ठीक है, यानी पहले फर्स्ट ऑर्डर के सारणी को हल करने में कोई समस्या नहीं है, जो उसके अंदर लिखा रहेगा वही उसका मान हो जाएगा। जैसे a का यदि मान स्मॉल a है तो इसका सारणिक मान a होगा। लेकिन जैसे हम सेकेंड ऑर्डर पर आते हैं, सेकेंड ऑर्डर की सारणी की बात करते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर में हम मान लेते हैं कि सारणिक में एलिमेंट है a11, a12, a21, a2। इसको हल करना है। ये 2 गुने 2 का एक वर्ग आव्यूह है, उसी का सारणिक मान निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसके सारणिक मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी डायगोनल के अनुसार, तो a11 इंटू a22 हो जाएगा। बीच में माइनस की साइन हमें लगाना है। ठीक है, और a12 इंटू a21। ठीक है, तो ये जो आया, क्योंकि यदि हम कोई संख्या लिए होते तो हमारा स्पष्ट ये मान होता, या एक एग्जांपल के तौर पर हम इस बॉक्स में देख लेते हैं। करेक्ट, एक डिटरमिनेंट में ये 1 2 3 4 है, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? तो बस सीधा सीधा क्रॉस कराना है। 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, यानी 4 माइनस 6 अर्थात -2। इस सारणी का मान हो जाएगा, डिटरमिनेंट का मान हो जाएगा -2। यानी 2 ऑर्डर तक सारणी को हल करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप यदि बोर्ड के एग्जाम के पेपर देखेंगे तो उसमें आपने देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में 2 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट का पूछा गया। जैसे मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि यदि डिटरमिनेंट 2 4 5 1 बराबर डिटरमिनेंट 2x 4 6x, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर 2 डिटरमिनेंट को बराबर कर दिया गया है, तो x का मान पूछा गया है। सिंपल सी बात करेंगे, पहले वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 बराबर 2x इंटू x माइनस 6 इंटू 4। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 2 माइनस 20 हो जाएगा,
और 2x² माइनस 24 होगा। यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा 2x² बराबर 24 माइनस 18 यानी 18, यानी 2x² बराबर 6 आ गया। तो x² बराबर डिवाइड कर दिया 2 से तो 3, तो x² बराबर 3, तो x बराबर रूट ओवर अंडर रूट लग जाएगा √3, ठीक है। अब रूट से जैसा कि आपको मालूम है कि दो वैल्यू मिला करती है, तो प्लस माइनस 10 तक का हम लोग एक ही वैल्यू लिखा करते थे, लेकिन यहाँ मान के चलना है कि दो वैल्यू होगी तो प्लस माइनस 2 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह का सेम आपका यही बोर्ड के भी आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको आप कर सकते हैं x to 18x = 6 to 18 6। तो x का मान क्या होगा आप अपने से इसे निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, आप देख सकते हैं उसमें। फिर अगला जो हम लोग इसी तरह का हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि यदि A एक मैट्रिक्स है यानी आव्यूह है, देखिए ब्रैकेट में जब बंद कर देंगे तो मैट्रिक्स हो जाएगा, और वहीं जब ओपन खुला रहेगा ऐसे खड़ी दो रेखाएं रहेंगी मॉड जैसे तो डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो कह रहा है कि डिटरमिनेंट 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि a बराबर इतना दिया था, अब चूंकि 2a का डिटरमिनेंट निकालना है तो इस आव्यूह में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2a से, या जैसे ही इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 या 4 हो गया, 4 2 या 8 हो गया, और 3 2 6 8 2 16, ये आपका हो गया 2a। क्योंकि आपसे कहा गया कि डिटरमिनेंट 2a, ये तो मैट्रिक्स है ना, तो जैसे ही डिटरमिनेंट 2a लिखेंगे ये ब्रैकेट हटेगा और मैट्रिक्स की साइन आ जाएगा 4 8 6 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा भाई, 4 × 16 64 हो गया, 4 × 8, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से किया जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस की साइन हम लगाते हैं, तो 64 माइनस 48 बराबर 16। ये भी इस तरह के आपके क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूछा था कि किसी डिटरमिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पीछे माइंड रखे रहिएगा, डिटरमिनेंट जिसे आव्यूह में जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई की बात किया तो सभी एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई डायरेक्टेड होता है। आप किस पंक्ति में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप किस रो में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये डिटरमिनेंट में निश्चित होता है। चलिए ये नहीं लिखा हुआ है और 2 × a b c d लिखा है, इस 2 का मान हमने पहले ही पंक्ति में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a 2b c और d में मल्टीप्लाई नहीं होगा। या इस 2 का मल्टीप्लाई आप दूसरे पंक्ति में कर सकते हो 2c 2d, तो a और b ऐसे रहेगा। मतलब कि डिटरमिनेंट में किसी स्केलर का, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा डायरेक्टेड होगा, और एक बार मल्टीप्लाई करना है तो किसी पंक्ति या किसी रो में ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही पंक्ति या एक ही रो में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको माइंड रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 3 ऑर्डर का, क्योंकि 3 ऑर्डर का भी आपको पढ़ाए नहीं थे, चलिए मैं 3 ऑर्डर की चर्चा करते हैं। थर्ड ऑर्डर का जो आपका डिटरमिनेंट होगा, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, थर्ड ऑर्डर का वर्ग आव्यूह यानी 3 × 3 का होगा, ठीक है। इसमें टोटल एलिमेंट 9 होंगे, 2 ऑर्डर में एलिमेंट 4 होंगे, एक ऑर्डर में एलिमेंट 1 होते हैं। ये भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए 3 ऑर्डर का इसको हल करने का आपके पास हल करना है। इसके 2 मेथड है, एक मेथड है विस्तार विधि जो मैं यहाँ पर बताए हैं, और एक दूसरा मेथड है जिसको गुण विधि से हम लोग हल करते हैं। तो आपके एग्जाम में यदि लिखित आता है कि गुण विधि से कीजिए, तो जो कुछ भी जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो ये गुण विधि को मैंने यूज किया है, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया है तो विस्तार करके मैंने सॉल्व किया है।
तो एक बार विस्तार करने का प्रोसेस समझ लीजिए, फिर गुण विधि को हम लोग आ जाएंगे। तो विस्तार विधि में क्या करते हैं कि किसी भी पंक्ति या किसी भी रो को, एक ही पंक्ति या एक ही रो को विस्तार किया जाता है। तो मैं यहाँ पर पहली वाली पंक्ति का विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहली वाली पंक्ति में A11 है, तो A11 देखिए यहाँ पर लिखे हैं। अब ये जिस पंक्ति और रो में A11 है उसको छोड़िए, तो छोड़ देने पर हमें A22, A23, A32 और A33 ये जो आपको मिला, तो एक सारणी के अंतर्गत उप सारणी मिला, जिसको हम लोग सब डिटरमिनेंट या माइनर भी कहते हैं। तो A11 का आपका उप सारणी क्या आ गया? A22, A23, A32 और A33। यहाँ देखिए और ध्यान रखेंगे, सारणी में पहला वाला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर प्लस माइनस करके चलता है, प्लस माइनस प्लस, यानी A11 इंटरनली प्लस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिखा था। दूसरा A12 निगेटिव होगा, क्योंकि वो आपका कोफैक्टर से निकलता है, -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसको निगेटिव लिखा है। और वहीं A13 के लिए यहाँ पर प्लस लिखा है। A12 जिस रो और पंक्ति में उसको छोड़ देंगे तो A21, A23, A31, A33 ये भी बच गया। फिर ऐसे A13 का मुझे एक्सपेंशन करना है, तो जिस पंक्ति और रो में उसको हटाओगे तो A21, A22, A31, A32 ये मिल गया। यानी 3 ऑर्डर से हम 2 ऑर्डर में आ गए। और 2 ऑर्डर का सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, क्रॉस करना है, क्रॉस करके माइनस के साइन लगा देंगे, यानी ये क्रॉस हुआ और माइनस के साइन लग गया। तो ये जो हमारा आया, ये विस्तार विधि से, एक्सपेंशन मेथड से डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका, कहा है कि इसका मान क्या होगा। तो एक चीज आप विस्तार मैंने प्रॉपर्टी गुण विधि से मैं इसका सॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान रखे रहेंगे, आपकी बुक का पहला प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी सारणी का 2 पंक्ति बराबर हो जाए या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो सारणी का मान 0 होगा। वही मैं यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको देखिए 1 1 ABC, B+C, C+A और ये लिखा है। आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को ध्यान से दीजिएगा। मैं इन दोनों को ऐड कर दें, ये C2 है यानी दूसरा कॉलम है, ये C3 है यानी तीसरा कॉलम है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर C2 और C3 को आपस में जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो A+B+C हो जाएगा, ये लिखा हमने। फिर इसको भी जोड़ना पड़ेगा B+C+A, यानी ये भी A+B+C है। इसको भी आपने जोड़ा तो C+A+B यानी A+B+C ये भी हो गया। अब क्या कर रहे कि इस A+B+C को क्या कर दो, कॉमन कर दो, बराबर है तो मैंने बाहर कर दिया, कॉमन कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ 1 1 बच जाएगा, 1 1 1 और 1 1 यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति बराबर है, इसलिए डिटरमिनेंट का मान 0 होगा। तो A+B+C में 0 कर दिया, बराबर 0 हो गया। ये आपका सॉल्यूशन।